हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, पीजीटी, टीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास में प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल ऑस्कर सावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कार्ल ओ सावर जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में या पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, कार्ल ऑस्कर सावर जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। कार्ल सावर जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। कार्ल सावर 20वीं शताब्दी के प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। कार्ल सावर का जन्म 1889 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी राज्य के वारेंटन नगर में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि कार्ल सावर जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल सावर की प्रमुख रचनाएं। कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने भूगोल में क्षेत्र वर्णन की संकल्पना और भूदृश्य की संकल्पना का प्रचार और विकास किया था। सावर उच्च कोटि के भौगोलिक चिंतक और प्रतिभाशाली लेखक थे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने भूगोल में क्षेत्र वर्णन की संकल्पना और भूदृश्य की संकल्पना का प्रचार और विकास किया था। फ्रेंड्स, कार्ल सावर की ये दोनों ही संकल्पनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्र वर्णन की संकल्पना और भूदृश्य की संकल्पना किसने दी थी फ्रेंड्स? कार्ल ओ सावर ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने अनेक पुस्तकें और शोध लेख प्रकाशित किए थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। सावर की कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नांकित हैं, जिनमें सबसे पहली है ह्यूमन यूज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड यानी जैविक विश्व का मानव उपयोग, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है ओजार्क हाईलैंड ए स्टडी इन अपलैंड ज्योग्राफी यानी फ्रेंड्स ओजार्क उच्च भूमि पठारी भूगोल का अध्ययन, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप भूदृश्य की आकार की, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, ये कार्ल सावर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप भूदृश्य की आकार की, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आपको इस बुक को विशेष तौर से याद रखना है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप भूदृश्य की आकार की, कार्ल ओ सावर। नेक्स्ट बुक है कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, ये भी कार्ल ओ सावर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी भूगोल परिचय, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका, जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कृषि का उद्गम और प्रसार, जो कि फ्रेंड्स 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट बुक है एक भूगोलवेत्ता का शिक्षण,
जो कि फ्रेंड्स 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कार्ल सावर की नेक्स्ट बुक है स्थल एवं जीवन, लैंड एंड लाइफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो आपको इस बुक को भी याद रखना है, स्थल एवं जीवन, लैंड एंड लाइफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कार्ल सावर की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल सावर की विचारधारा। कार्ल सावर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भूगोल के विधि तंत्र के विकास से संबंधित है। सावर ने भौगोलिक अध्ययन में भूविस्तारी या क्षेत्र विवेचन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप और संभववाद, पॉसिबिलिज्म की विस्तृत व्याख्या की है। यानी फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कार्ल सावर का महत्वपूर्ण योगदान जो है भूगोल के विधि तंत्र के विकास में था और उसमें उन्होंने बहुत सारी संकल्पनाएं दी थी, जिनमें है भूविस्तारी या क्षेत्र विवेचन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, नेक्स्ट है भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप और नेक्स्ट है संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म की संकल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी संकल्पनाओं को याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भूदृश्य की संकल्पना कार्ल सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप भूदृश्य की आकारिकी में भूदृश्य की संकल्पना का विवेचन किया। उन्होंने जर्मन शब्द लैंडसॉफ्ट के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि कार्ल सावर के 1925 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप भूदृश्य की आकारिकी, जिसमें उन्होंने भूदृश्य की संकल्पना का विवेचन किया था और उन्होंने जर्मन शब्द लैंडसॉफ्ट के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स। तो लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था कार्ल ओ सावर ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सावर ने भूदृश्य को 2 वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक भूदृश्य नेचुरल लैंडस्केप और दूसरा है सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सावर के अनुसार संपूर्ण भूदृश्य में प्राकृतिक तत्वों के समुच्चयिक स्वरूप को प्राकृतिक भूदृश्य और मानवकृत समस्त तत्वों के समुच्चयिक स्वरूप को सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, सावर ने कहा कि प्राकृतिक भूदृश्य के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं उनके समुच्चयिक स्वरूप को सम्मिलित किया जाएगा और सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित जो समस्त तत्व के समुच्चयिक स्वरूप हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा और उससे क्या कहा जाएगा, सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सांस्कृतिक उद्गम स्थल कल्चरल हर्थ। कल्चरल हर्थ यानी सांस्कृतिक उद्गम स्थल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल सावर ने कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में भूतल के जिन भागों में विशिष्ट मानव संस्कृति या संस्कृति समूह की उत्पत्ति हुई थी उसे सांस्कृतिक उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, हुआंगहो घाटी, नील घाटी, अफ्रीकी सूडान आदि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक उद्गम स्थल थे। यहाँ से मानव संस्कृतियों का विसरण विश्व के अन्य क्षेत्रों में
हुआ था। यानी फ्रेंड्स, सांस्कृतिक उद्गम स्थल, जिसे हम कल्चरल हर्थ भी कह सकते हैं, शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल सावर ने कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में किया था। और उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भूतल के जिन भागों में विशिष्ट मानव संस्कृति या संस्कृति समूहों की उत्पत्ति हुई थी, उसे सांस्कृतिक उद्गम स्थल कहा जा सकता है, जैसे कि मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, ह्वांगहो घाटी आदि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक उद्गम स्थल थे, जिसे कल्चरल हर्थ कहा जा सकता है। और यहीं से मानव संस्कृतियों का विसरण विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल सावर का कथन। फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको कार्ल सावर के इन दोनों कथनों को याद रखना है, जिनमें सबसे पहला है, यदि इतिहास कब यानी व्हेन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ व्हेयर का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन है। नेक्स्ट है, भूदृश्य किसी क्षेत्र की स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं। यानी फ्रेंड्स, पहला कथन जो कि कार्ल सावर ने दिया कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन है। और दूसरा कथन उन्होंने कहा कि भूदृश्य किसी क्षेत्र की स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन कार्ल सावर के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कार्ल सावर ने संभववाद का समर्थन किया था, परंतु आधुनिक युग के निश्चयवाद को मानते हुए उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच समायोजन को ही प्रमुख माना था। यानी फ्रेंड्स, कार्ल सावर ने संभववाद का समर्थन किया था, परंतु जब आधुनिक युग में ग्रिफिथ टेलर द्वारा नौ निश्चयवाद की संकल्पना आई, तो उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच के समायोजन को ही प्रमुख माना और नौ निश्चयवाद की संकल्पना जो कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी, उसको स्वीकार किया। तो ये थे कार्ल सावर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।